हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान निर्माताओं ने एक बहुत ही दिलचस्प और मेहनत का काम किया। इन्होंने क्या किया कि लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा और 60 देशों के संविधान को स्टडी करने के बाद इनको जहां जहां लगा कि इस देश के संविधान से हम अपने भारत के संविधान में इस चीज़ को शामिल कर सकते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया गया। इनको हम कहते हैं बोरोड फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। आप हमेशा देखेंगे कोई भी एग्जाम हो, हर दूसरे तीसरे साल इस तरह के सवाल रिपीट होते रहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया ने क्या बोरो किया, या फिर ये पूछा जाए कि कनकरेंट लिस्ट जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है इसको किस देश के संविधान से लिया गया था। तो आपको इन शॉर्ट ये पता होना चाहिए कि हमने किस देश के संविधान से क्या लिया है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया। देखिए, संविधान में 3 तरह की लिस्ट आपको देखने को मिलेंगी। यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट, जिस पे भारत के अलग अलग राज्य अपने अपने राज्य में कानून बना सकते हैं। और एक है कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिस पर यूनियन और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। तो कनकरेंट लिस्ट का प्रोविजन लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, आपको पता है कि भारत की संसद बाई कैमरल है। बाई कैमरल का मतलब है हमारे यहाँ 2 सदन हैं। कई देशों में आपको 1 सदन देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमारी संसद बाई कैमरल है। और जब इन दोनों सदनों के सांसद इकट्ठे होकर के मीटिंग करते हैं तो हम उसको कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। नेक्स्ट, कनाडा काफ़ी चर्चाओं में रहा। आज के समय आप देखेंगे कि कनाडा की बहुत सारी गतिविधियां भारत विरोधी हैं, लेकिन उस समय हमने कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया था ये देखते हैं। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन का मतलब आप समझते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टेट होंगे और वो मिल करके एक सिंगल कंट्री को फॉर्म करेंगे। और जब ये सिंगल कंट्री बनेगी तो उसमें स्ट्रॉन्ग कौन होगा, स्टेट होंगे या सेंटर होगा। तो ऑफकोर्स सेंटर को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये हमने लिया कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स इन द सेंटर। देखिए, हमने देखा कि एक तो यूनियन लिस्ट है जिस पर सिर्फ सेंटर लॉ बनाएगा, दूसरी स्टेट लिस्ट है, तीसरी है कनकरेंट लिस्ट। लेकिन ऐसे भी तो बहुत सारे प्रोविजंस होंगे जो छूट गए होंगे, तो उन्होंने कहा जो भी बच गया है उस पर सेंटर लॉ बना सकता है। तो रेजिडरी पावर्स जो हैं ये भी सेंटर को दिए गए। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। आप इन तीनों को ध्यान से देखेंगे कि अगर सेंटर स्ट्रांग है तो बचे हुए प्रोविजंस पर कानून बनाने का अधिकार भी सेंटर को मिला और गवर्नर का अपॉइंटमेंट का अधिकार भी सेंटर को मिला। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, अगर किसी भी केस में राष्ट्रपति महोदय को ये लगता है कि उनको देश के सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए, इसको हम कहते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन। तो आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा। ये फीचर भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। अब चलते हैं हम आयरलैंड पर। एग्जाम में कई बार ये सवाल देखने को मिला कि डीपीएसपी जो हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। तो वहाँ पर लिखा रहता है इरिस कॉन्स्टिट्यूशन। इरिस यानी कि आयरलैंड का संविधान। तो एक तो हमने डीपीएसपी से लिया। दूसरा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। आपको पता है कि राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 12 मेंबर को प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये 12 मेंबर आर्ट से हो सकते हैं, लिटरेचर से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं या फिर सोशल सर्विस से हो सकते हैं। तो राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन किया जाएगा, ये हमने आयरलैंड से लिया। एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आपको पता है कि भारत में प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, जनता सीधे तौर पे वोट नहीं करती। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, उसका मेथड क्या होगा, इसको भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से शामिल किया था। एक बात यहां ध्यान देना, राज्यसभा में मेंबर्स का नॉमिनेशन होगा, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा
ये हम देखेंगे कि हमने किसी और देश के संविधान से लिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जापान की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो इस समय भारत का मित्र देश है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को हमने जापान से लिया। अब प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है? देखिए, इसमें कहा गया कि कोई भी कानून सिर्फ तभी कानून माना जाएगा जबकि संविधान में दिए गए प्रोसीजर को फॉलो किया गया हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कल के दिन कोई पेपर पे 4 लाइन लिख के उठा के ले आओ और आप कहो कि ये कानून है। नहीं, एक लॉ के हिसाब से जो भी एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, इसके बाद ही वो कानून माना जाएगा। आपको पता है कि दोनों हाउसेज में कानून पास होने के बाद प्रेसिडेंट के साइन होते हैं और प्रेसिडेंट महोदय के साइन होने के बाद ही उसको कानून माना जाता है। सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, जो आज के समय में रसिया है, यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और फंडामेंटल ड्यूटी को भारत के संविधान में शामिल किया गया। आइडिया ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इसका उद्गम बेसिकली है रशियन रिवॉल्यूशन से। तो आइडिया ऑफ जस्टिस भी सोवियत यूनियन से शामिल किया गया है। भारत ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी रहा और ब्रिटिशर का इम्पैक्ट आज तक देश पे देखने को मिलेगा। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सबसे पहले तो लिया कि गवर्नमेंट जो होगी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में होगी। दूसरा हमने लिया रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि देश में कानून का शासन होगा और कानून के लिए सब बराबर होंगे, कानून के सामने सभी बराबर होंगे, चाहे वो कॉमन मैन हो या फिर वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या कोई अन्य बड़ा अधिकारी। रूल ऑफ लॉ सबके लिए सेम है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, देखिए संसद में किसी बिल को कैसे रखा जाएगा, वो बिल कैसे एक्ट में कन्वर्ट होगा, ये लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है। इसको भी हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। सिंगल सिटीजनशिप, आप जानते हैं इंडिया में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, या तो आप भारत के नागरिक हो सकते हैं या फिर आप किसी अन्य देश के नागरिक हो सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि अक्षय कुमार साहब कहें कि मैं कनाडा का भी सिटीजन रहूंगा और इंडिया का भी सिटीजन रहूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अक्षय कुमार साहब ने कनाडा की सिटीजनशिप को छोड़ करके केवल इंडिया की सिटीजनशिप ले ली है। कैबिनेट सिस्टम, इसको भी हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। वैसे अगर हम बात करें कि क्या यूके में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो नहीं है, लेकिन वहाँ बनाए गए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ बिल्स एक्ट पास हैं, उससे कंट्री को गवर्न किया जाता है। कैबिनेट सिस्टम ये आपको यूके में देखने को मिलेगा और इंडिया ने कैबिनेट सिस्टम को यूके से अडॉप्ट किया। प्रेरोगेटिव रिट्स, प्रेरोगेटिव टर्म यूके में यूज किया जाता है। रिट्स को आप जानते हैं कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। आर्टिकल 226 के तहत वो किसी भी हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। तो कोर्ट को अधिकार दिया गया डिफरेंट टाइप की रिट्स का, जिनका नॉलेज आपको डिटेल में होना चाहिए। मैं कौन कौन सी रिट्स होती हैं और उनका क्या मतलब होता है उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसको ज़रूर देखना। तो प्रेरोगेटिव रिट्स का प्रोविज़न भी इंडिया में यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से शामिल किया गया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होंगे, जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार मिलेंगे, उनको कुछ प्रिविलेजेज मिलेंगे। अब वो क्या हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि संसद में कभी भी किसी भी नेता के द्वारा दिए गए बयान पर कोर्ट में केस हुआ है ऐसा आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि उनको ये प्रिविलेज मिली हुई है कि संसद के अंदर प्रोसीडिंग के दौरान, अपने वक्तव्य के दौरान आप जो भी बोलते हैं तो उसको इम्यूनिटी है, उसको आपको कोर्ट में केस नहीं किया जा सकता, ट्रायल नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेजेस मिलती हैं। ये भी हमने यूके से लिया। बाई कैमरलिज्म हम डिस्कस कर चुके हैं कि देश में 2 सदन हैं, लोअर हाउस, हाउस ऑफ द पीपल एंड हाउस ऑफ द काउंसिल्स, अपर हाउस। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी भारत के संविधान को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहा। यहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स को लिया है। जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। ऐसा नहीं होगा कि जुडिशरी पे किसी का कंट्रोल होगा। आपने देखा होगा कि अगर संसद में कोई कानून बनाया जाए और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इस कानून में ये परिवर्तन होना चाहिए या फिर ये कानून सही नहीं है, तो
कोर्ट का रूल ही सर्वमान्य होता है। जुडिशरी यहाँ पर किसी भी और बॉडी, चाहे वो लेजिस्लेटिव बॉडी हो या एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, उस पर डिपेंड नहीं करती। ये भी यूएसए से लिया गया। और जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन, कोई भी कानून बना है तो वो सही बना है या नहीं बना, इसका रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट या रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो प्रेसिडेंट को अगर हमें हटाना पड़ा किसी वजह से तो उनको कैसे हटाया जाएगा, ये भी हमने यूएसए से लिया। ऑल्सो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज। ऐसा नहीं है कि कभी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का मन किया और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटा दिया, ऐसा नहीं किया जा सकता। उसके लिए प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, और ये भी हमने यूएसए से लिया। इसके साथ साथ यूएसए से हमने ली है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी। आप अभी कमेंट करके बताएं, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 जनवरी 2024 को, तो इस समय यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट कौन हैं और आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट कौन बन सकते हैं। जर्मनी से हमने लिया सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। अगर इमरजेंसी लगाई जाती है तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। हालांकि सभी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जाता है। बाकी के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के दौरान। ये हमने लिया है जर्मनी से। साउथ अफ्रीका, जो कि एक ब्रिक्स का भी मेंबर है, आप लोग जानते हैं कि ब्रिक्स टर्म क्वाइन किया गया है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को मिला के। तो साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने क्या क्या लिया, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बात यह है कि अगर हमें संविधान में कभी अमेंडमेंट करना पड़ा, समय बदलता है, ज़रूरतें बदलती हैं, समाज बदलता है, उसके हिसाब से संविधान में अमेंडमेंट करना भी ज़रूरी हो जाता है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मैंने शुरू में बात की थी कि मेंबर्स का नॉमिनेशन होगा, ये तो हमने लिया आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन राज्यसभा के मेंबर का जो इलेक्टेड मेंबर होंगे उनका इलेक्शन कैसे होगा, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड फाइनल वन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फ्रांस के संविधान से भारत के संविधान ने क्या क्या लिया। इंडिया इज द रिपब्लिक कंट्री। नेक्स्ट वन, इंडिया के संविधान के प्रीम्बल में ही मेंशन किया गया लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसको हमने लिया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये कुछ सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको आपको याद रखना है। एग्जामिनर के बहुत सारे फेवरेट क्वेश्चन हैं, जिनमें से लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन टर्म्स को हमने कहाँ से लिया हुआ है, तो ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। कई बार ये पूछ लेते हैं कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, तो ऑप्शन में आपको देखना होता है कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है। जहाँ तक ट्रिक की बात है, तो देखिए आप ट्रिक से बचें। एग्जाम में जब सामने क्वेश्चन आएगा, अगर आपकी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग है किसी भी टॉपिक पर, तो निश्चित रूप से आप आंसर कर पाएंगे और सही तरीके से कर पाएंगे। अगर आप ट्रिक्स को याद रखेंगे तो आप वहाँ पर ट्रिक को याद करेंगे, और बहुत सारी ट्रिक्स को याद रख पाना पॉसिबल नहीं है। एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि ट्रिक को याद करके आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, मेंस क्लियर नहीं कर सकते। और हमें टारगेट ये बनाना है कि प्रीलिम्स भी निकले, मेंस भी निकले, इंटरव्यू भी निकले। हम यहाँ पर केवल तैयारी प्रीलिम्स के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए ट्रिक से बचो, चीज़ों को समझो, चीज़ों को समझ के याद रखो। वीडियो को आपको जहाँ भी लगे, जैसे ये वीडियो, मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको जितनी बार में याद हो उतने बार इस वीडियो को देखो, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ों को रिपीटेडली देखने से ही वो याद होती हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीडियो को ना देख करके नोट्स बना लें और उस नोट्स को रिवाइज कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम में जब सामने क्वेश्चन आएगा तो उस समय दिक्कत नहीं आएगी कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे और एग्ज़ाम में निश्चित रूप से सफलता हासिल करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।